नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। दोस्तों, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर पहले ही हम ऑलरेडी 1 to 35 नंबर के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और ये उसी का मतलब हाफ पोर्शन है कि जिसके अंदर बाकी के जो क्वेश्चन है अराउंड 75 क्वेश्चन थे इसके अंदर, तो वो क्वेश्चन की जो स्टडी है वो आज के सेशन में हम करने वाले हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि ऐसी कोई हाईफाई क्वेश्चन या हाईफाई लॉजिक आपके एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में क्या आता है, तो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पीड और दूसरी होती है एक्यूरेसी। बस उस पर अगर अपनी कमांड आ जाती है तो मेजोरिटी कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव लेवल की, वो आपसे जरूर क्रैक हो जाती है। और वही करने के लिए तो हम ये सेशन मतलब स्टडी कर रहे हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि आज क्या हमें नया सीखने को मिलने वाला है। साथ साथ एक चीज आपको पहले ही बता दूं कि जो नई चीज जो आपको नहीं आती है और यहां से डिलीवर की जाएगी, वो सारी चीजें आप कंप्लीट उसके नोट्स बनाते रहिएगा। यहाँ पे जो लिखता हूँ वो तो ठीक है, लेकिन जो बोलता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई सारी चीजें जो बोली गई होती है बट लिखी नहीं होती है, वो ज्यादा काम की लगती है। तो हर एक चीज आप खूब मतलब ध्यान से सीखने वाले हैं और कहीं ना कहीं उसके नोट्स जरूर बनाने वाले हैं। सेशन का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड दिस वेयर। तो अपने को दिया है एक लाइन का इक्वेशन और एक दे के रखा है प्लेन का इक्वेशन और बोला है कि ये लाइन इस प्लेन को कंटेन कर रही है। अब दोस्तों, आप प्रैक्टिकली सोचो कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन को कंटेन करती है तो सिंपल है कि प्लेन का नॉर्मल गिवन लाइन के डायरेक्शन को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है अपने गांव में, तो उसका मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे ये जो लाइन का इक्वेशन दे के रखा है वहां से अपने को उसकी डायरेक्शन मिलेगी, जो राइट नाउ अपने को क्या दिख रही है, एल, एम और एन। और ये जो प्लेन का इक्वेशन दिया है वहां से अपने को उसका नॉर्मल मिलेगा। क्या दिख रहा है अपने को, ए बी सी। और हम जानते हैं कि अगर लाइन प्लेन के अंदर है तो लाइन की डायरेक्शन और प्लेन का नॉर्मल एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब हुआ, डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, जीरो। तो अगर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें मिलेगा ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, और ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्या ऐसा हमें कहीं पे दिया है, यस। ऑप्शन बी हमें यही चीज बता रहा है कि ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पास्ट में आए हैं, करंट में आते हैं और फ्यूचर में आ सकते हैं। तो आपको इससे यूज टू होना है। कुछ चीजें जो मैंने बोली वो आपको नोट्स कर लेने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो प्रोबेबिलिटी से दिख रहा है, क्या बोला है, ए एंड बी प्ले अ गेम वेयर ईच इज आस्क्ड टू सिलेक्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 25। दो बंदे हैं जो कोई एक टाइम पास कर रहे हैं और उनको टाइम पास में बोला गया है कि 1 से 25 के बीच में से कोई नंबर आपको चूज करना है। इफ द टू नंबर्स मैच, अगर वो दोनों नंबर सेम हो जाते हैं, बोथ ऑफ देम विन अ प्राइज, तो दोनों प्राइज जीतते हैं। अब सोचो कि ये दो नंबर मैच होने की चांसेस क्या हैं, तो पहला 1 चूज करेगा तो दूसरा भी 1 चूज करेगा, या पहला 2 चूज करे दूसरा भी 2 चूज करे, पहला 3 चूज करे तो दूसरा भी 3 चूज करे। ऐसे मतलब टोटल आपको 25 नंबर मिलेंगे और टोटल केस क्या होंगे, तो 25 इंटू 25। तो दोनों नंबर सेम चूज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आपको दिख रही है, 1/25। ये उस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि जिसके अंदर वो प्राइस जीत सकते हैं। अपने को क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल नॉट विन अ प्राइज। अपने को इसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट की। तो वो क्या होता है, 1 माइनस जो दिया हो वो प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 - 1/25। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, 24/25, जो आपको अगेन ऑप्शन बी में दिखा। तो इसका भी क्या आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब स्टैंडर्ड 11 की एनसीईआरटी का ये वर्ड है। आप न्यूज चैनल देखते हो ना, तो उसमें दिखता है एक्सक्लूसिव न्यूज। उसका क्या मतलब होता है, वो न्यूज सिर्फ और सिर्फ उस चैनल के पास है, मतलब वो न्यूज उस चैनल के अलावा और किसी के पास नहीं है। तो अगर कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मतलब उन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, मतलब वो डिसजॉइंट इवेंट है। मतलब जैसे कि एक इवेंट ए है और दूसरी इवेंट बी है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसका ये मतलब होता है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा हमें, नल सेट। तो अगर हमें यहाँ पे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका वेन डायग्राम कुछ इस फिगर में यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिया है। इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हम सीखते हैं कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए के अलावा चीजें उसके अंदर बी आया हुआ है, या तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट है
उसके अंदर ए आया हुआ है। अब बड़ा कौन हुआ, ए डैश या तो बी डैश। अगर ए डैश बड़ा हुआ तो बी छोटा हुआ, बी डैश बड़ा हुआ तो ए छोटा हुआ। तो इनडायरेक्टली यहां से हमें सीखने को मिलता है कि कॉम्प्लीमेंट की इवेंट सेट की इवेंट से बड़ी दिख रही है, या तो फिर बी डैश की इवेंट ए से बड़ी दिख रही है। तो ऐसा जहां पे अपने को दिखेगा वो अपना आंसर होना चाहिए। तो इसका ये बोल रहा है कि सेट की इवेंट कॉम्प्लीमेंट से बड़ी है, तो ये रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे बोला है मतलब कि दोनों में कंपैरिजन किए, वो हम नहीं कर सकते। यस, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की इवेंट सेट की इवेंट से बड़ी है, तो आंसर क्या जाना चाहिए था, ऑप्शन ए। तो ये एकदम बेसिक फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे अपने को एक मतलब सिंगल स्क्वायर इक्वेशन दिया है, तो हमें पता ही है कि ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया है वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब इसका लास्ट स्टेप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बाकी सब उधर गए तो ये आया -4x -2, इधर +4 किया तो इधर भी +4 कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पे y + 2 का स्क्वायर बना, सिंपल है। और यहाँ पे बना -4, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे वैसे बना था -4x + 2, लेकिन उसमें से -4 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x - 1/2। देखो ये -4x + 2। अब अगर इसको मैं अपने लेवल के पैराबोला से कंपेयर करूं तो y² क्या होता है, 4ax। सिंपल है। अगर y² 4ax होता है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स का क्या इक्वेशन होता है x -a। तो बस ये हमें कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ पे 4a हमें -4 दिया है, तो a हमें यहाँ पे मैं कैपिटल ए लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंबल में मैं कैपिटल ए दिखाऊंगा। तो a हमें मिला है -1, और x के बदले में क्या लेके चल रहा हूँ, x - 1/2 माइनस है तो कितना हो गया 1। सो अपने को x मिल गया, कितना मिल गया 3/2। तो x = 3/2 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आंसर क्या आना चाहिए था आपका, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Let Tn denote the number of triangle which can be formed using the vertices of regular polygon of n sided। ये क्वेश्चन आपको हर किसी स्टैंडर्ड मटेरियल में जरूर देखने को मिल जाएगा। क्या बोला है, Tn सिंबल है किसका, तो n साइडेड पॉलीगॉन से जितने ट्राइंगल बनते हैं उसका। आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और पॉलीगॉन में सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं। अगर n साइडेड पॉलीगॉन है तो उसके वर्टाइसेस n होंगे, तो उसके अंदर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कितने होंगे, n होंगे। तो Tn हमें रिप्रेजेंट किया, क्या किया, n में से 3 पॉइंट को चूज करने का, क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइंगल का सिंबल यहां पे बताया है। अब अपने को एक कंडीशन दी है, कौन सी कंडीशन दी है, Tn+1 - Tn = 21। Tn+1 क्या होगा, तो होना चाहिए n+1 C3 माइनस Tn क्या होगा, तो होना चाहिए nC3 = 21। चाहो तो इसको सोल्व करके आंसर ला सकते हो, चाहो तो ऑप्शन वेरीफाई करके आंसर ला सकते हो, और चाहो तो इसी को जादू नंबर 1 बोला गया था, nC3 + nC2। क्यों, 2 कॉम्बिनेशन का सम हो, नीचे पड़ोसी हो ऊपर सेम हो, तो ऊपर एक बढ़ जाता है, नीचे जो बड़ा होता है वो, तो उसी का उल्टा मैंने लिखा। -nC3 = चल रहा है 21, तो ये यहाँ से कैंसल आउट हो गए। nC2 का क्या मतलब होता है, n के 2 स्टेप, तो n(n−1/2 फैक्टोरियल) = चल रहा है 21। सो n × n-1 = 42। 42 का क्या मतलब हुआ, 6 × 7। तो ये बढ़ा, तो ये बढ़ा। यहाँ से आप चाहो तो विदाउट क्वाड्रेटिक में एंट्री लिए बिना अब बता सकते थे कि n की वैल्यू कितनी आती, 7 आनी चाहिए थी। तो 7 आपको यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इन द ट्राइंगल एबीसी, मतलब एकदम फंडामेंटली लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है कि 2CA। अब देखो ट्राइंगल की बात है, तो ट्राइंगल के लिए हमें बताया गया था कि a + b + c कितना होगा, पाई होगा। तो यहाँ से हम देखें कि a + c कितना होगा, पाई - b होगा। तो यहाँ से हम देखें कि a + c - b कितना होगा, तो पाई - 2b हो जाएगा। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेट ये हमें क्या मिला, पाई/2 - b। तो हमें पूछा था 2CA, और यहाँ पे साइन ये वाली चीज, तो मतलब साइन पाई/2 - b, तो वो क्या हो गया, cos b। और कोसाइन फॉर्मूला आपको आती है 2CA cos b क्या होता है, a² + c² - b² अपॉन 2AC, एकदम बेसिक। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली आंसर दिख गया a² + c² - b²। a² + c² - b², कहाँ पे दिया है, ये रहा ऑप्शन बी में। तो आंसर क्या आना चाहिए था आपका, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं,
यहाँ पे x के बदले हम अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो x मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 माइनस 3/x 1 प्लस 2/x, अगर x इन्फिनिटी को टेंस करता है तो 1/x, 0 को टेंस करेगा तो ये 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, तो इन शॉर्ट 1 रेस टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन किसका है? 1 रेस टू इन्फिनिटी का। 1 रेस टू इन्फिनिटी के लिमिट वाले क्वेश्चन के इलाज क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे की पूरी लिमिट e के ऊपर चली जाती है, तो इस लिमिट को सबसे पहले मैंने e के ऊपर भेजा, फिर जो डिग्री होती है वो आगे आ जाती है और जो बेस होता है उसमें से एक घट जाता है। क्लियर? तो वो मैंने 1 रेस टू इन्फिनिटी का यहाँ पे इलाज लगाया। अब इसको हम जस्ट सोल्व करेंगे। तो ये e रेस टू लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो नीचे x प्लस 2 तो होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा तो x माइनस एक्स चला जाएगा, -3 माइनस 2 -5 इंटू एक्स, तो -5x हो जाएगा। यहाँ पे टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है, डिग्री सेम है, तो आंसर क्या आता है? कोएफिशिएंट अपन कोएफिशिएंट, तो ऊपर का कोएफिशिएंट क्या है? -5, नीचे का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो इसका आंसर -5, तो फाइनल आंसर e रेस टू -5। चाहो तो आप x से डिवाइड कर सकते हो, तो -5 अपॉन 1 प्लस 2/x, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/x, 0 को अप्रोच करेगा तो वहां से भी आप -5 यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते थे। अल्टीमेट जिस भी मेथड्स के साथ जाओ आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए। 1 रेस टू इन्फिनिटी की लिमिट ऑलवेज हॉट टॉपिक रहा करती है। अगर आपको पता चल जाए कि 1 रेस टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है तो आपको पूरी की पूरी लिमिट को e के ऊपर लेते जाना है, उसकी जो डिग्री होगी जहां से इन्फिनिटी बनता है वो मल्टीप्लायर में आ जाएगा और जहां से 1 बनता है उसमें से -1 करने का होता है। तो ये अप्रोच होता है 1 रेस टू इन्फिनिटी वाले लिमिट के क्वेश्चन सोल्व करने का। तो आई होप कि आप लोग ये अप्रोच से यूज टू हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 43, द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का आपको इन सेंटर पूछा है। दोस्तों अगर कोई ट्राइंगल आपको दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स मतलब ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं, ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए बोला जाता है, बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी बोला जाता है, सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी बोला जाता है, तो इन सेंटर की क्या फॉर्मूला लगती है, तो आपको पता होना चाहिए साइड इंटू ऑपोजिट एंगल प्लस साइड इंटू ऑपोजिट एंगल प्लस साइड इंटू ऑपोजिट एंगल अपॉन सम ऑफ साइड। ठीक है, ये इन सेंटर की फॉर्मूला होती है। तो ये सबसे पहले आपको मतलब फॉर्मूला के साथ यूज टू होना है, फिर इसके कैलकुलेशन से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ए मतलब मान के चलो कि 1,√3 है, बी मतलब मान के चलो 0,0 है और सी मतलब मान के चलो 2,0 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो BC जो साइड है जिसको आप स्मॉल ए बोलते हो वो डिस्टेंस बिटवीन 0,0 टू 2,0 जो कितना हो रहा है यहाँ पे 2 हो रहा है। वैसे ही AC जो साइड है वो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C हो रहा है, मतलब कि जो जिसको आप स्मॉल भी बोलने वाले हो, तो वहाँ वापस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो 1 + 3 4 का रूट, तो ये भी 2 हो गया। इधर देख लो तो ये 1 + 3 तो ये भी 2 हो गया। चाहो तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के इन सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट हो तो तीनों साइड की लेंथ सेम है, मतलब ये ट्राइंगल क्या है, तो ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए छोटे स्टैंडर्ड में गौरी मैडम ने आपको क्या सिखाया था भाई, एक ही दुनिया में ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके सारे सेंटर, चाहे फिर आप ऑर्थो सेंटर देख लो, चाहे फिर आप सर्कम सेंटर देख लो, सेंट्रोइड देख लो, इन सेंटर देख लो, सारे सेंटर सेम होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के। और सबसे आसान सेंटर कौन सा होता है फाइंड आउट करना, तो आपको पता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, तो तीनों वर्टाइसिस का सम डिवाइड बाई 3। तो इसका जो इन सेंटर है राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन वही आपका सेंट्रोइड होगा। और सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है, तो तीनों वर्टाइसिस का सम डिवाइड बाई 3, तो वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट किया। 0 + 2 + 1 3/3 मतलब अपने को 1 मिला। 0 + 0 + √3/3 तो वो अपने को 1/√3 मिला। तो नो डाउट यहाँ पे आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल मिल गया, तो वहां से आपका आंसर 1,1/√3 तो बन गया। लेकिन अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल ना बनता तो इस फॉर्मूला में आप वैल्यूएशन सब्स्टिट्यूट करते हो, वहां से आप आंसर ला देते। फ्यूचर में इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन जरूर से हम करेंगे, तो ये फॉर्मूला अभी से आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44, इफ द वेक्टर्स ABC फॉर्म अ साइड BC। देखो एक ट्राइंगल की बात हो रही है, उसके अंदर BC जैसे कि मैं नामकरण कर दूं तो ये A है, ये B है, ये C है। तो BC को आप वेक्टर A बोलने वाले हो, CA को आप वेक्टर B बोलने वाले हो, क्वेश्चन भी बताया है।
और ए बी को आप वेक्टर सी बोलने वाले हो। क्लियर? यहाँ से क्लियर कट दिखा कि भाई यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, मतलब अल्टीमेट जहाँ था वहीं पे गया, मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होने वाला है? जीरो वेक्टर होने वाला है। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो वेक्टर होता है, आप चाहो तो किसी एक को इधर लेते जाओ, तो यहाँ से आपको a प्लस बी मिलने वाला था माइनस सी, सिमिलरली a प्लस बी मिलने वाला था माइनस सी। एक बार आप किसी एक से क्रॉस मल्टी, क्योंकि यहाँ पे मुझे आंसर डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वाला केस नहीं होगा, ये आपका जीरो वेक्टर हो गया, ये दोनों भी जीरो वेक्टर हो गए, तो यहाँ पे जीरो वेक्टर आना चाहिए था, यहाँ पे जीरो दिया है तो ये भी आंसर नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे भी आप देख लो तो ये परपेंडिकुलर वाला केस ही चल रहा है, ए डॉट बी, यहाँ पे बी डॉट सी, सी डॉट बी, तो यहाँ पे वैसी तो कोई बात है ही नहीं। तो चाहो तो अगर डायरेक्टली आप ऑप्शन को ध्यान से अगर देखोगे तो आपका आंसर रेडी है, लेकिन ये आंसर कैसे आया वो अगर जानने में आपको इंटरेस्ट है तो इसको आप मान लो कि ए बार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे बी क्रॉस ए बार इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस सी बार क्रॉस ए बार। सिमिलरली इसी को आप बी बार से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये बी बार प्लस ये बी बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ये माइनस सी बार क्रॉस बी बार। आपको पता है कि वेक्टर का खुद के साथ वेक्टर प्रोडक्ट जीरो वेक्टर जनरेट करता है, राइट? तो ये जीरो वेक्टर है, तो यहाँ से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू, अगर इसको मैं इंटरचेंज कर दूँ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बार क्रॉस सी बार। सिमिलरली यहाँ से आपको मिल रहा है ए बार क्रॉस बी बार, ये तो जीरो वेक्टर हो गया, यहाँ पे वापस इंटरचेंज कर लूँ तो ये अपने को मिल गया बी बार क्रॉस सी बार। तो देखो यहाँ से तो अपने को ए बार, अब यहाँ पे हम दोनों साइड रोटेट कर लेते हैं, तो ये अपने को ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार क्रॉस ए बार मिला। अब ए बार क्रॉस बी बार सी बार क्रॉस ए बार है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार है, तो अल्टीमेट आप बोल सकते हो कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू सी बार क्रॉस ए बार। तो जो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी में दिखा था, तो आंसर क्या आना चाहिए था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी ऑलवेज मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार देखा जाता है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में क्या पता होना चाहिए? तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर इक्वल टू होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मतलब ये कहानियाँ आप जानते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप जानते हो कि ओमेगा क्या हो सकता है, तो होता है -1/2 प्लस और माइनस √3/2i। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आर्गेंट प्लेन के अंदर डिनोट किया जाता है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी साइड लेंथ कितनी होती है? √3। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। राइट नाउ अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू 7। मैं जानता हूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना वो तो 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल सकता हूं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब -2 ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू 7 चल रहा है। तो अल्टीमेट देखा तो -2 रेस्ट टू 7 तो 2 रेस्ट टू 6 64 होता है, तो 2 रेस्ट टू 7 128 माइनस की ओड पावर मतलब -128 ओमेगा रेस्ट टू 14। तो ये -128 ओमेगा रेस्ट टू 14 को ओमेगा रेस्ट टू 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। ये 3 का मल्टीपल है तो ये 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर होना चाहिए था -128 ओमेगा स्क्वायर। तो -128 ओमेगा स्क्वायर आपको ऑप्शन डी में दिखा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे एक जस्ट डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट है उसको इक्वेट करना है, रियल को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो आपको आंसर मिल जाता। तो यहाँ पे हम सोल्व करने जा रहे हैं 6i डिटर्मिनेंट सोल्व करना। तो आई होप आपको आना चाहिए, ठीक है। अब उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये 3i स्क्वायर मतलब -3, यहाँ पे आपने देखा तो ये +3 हो गया, यहाँ पे +3i के साथ हम देखते हैं तो ये 4i, यहाँ पे +20 दिख रहा है अगर ये i ना हो तो, राइट। और यहाँ पे +1 तो उसके साथ हमें क्या दिखा? तो वहाँ पे हमें दिखा 60i माइनस में जाएगा 12 - 60i यहाँ पे दिखा। यहाँ पे हमें क्या दिखा? 12 - 60i। क्लियर है? अब जस्ट हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो 0 ही हो गया, यहाँ पे 12i स्क्वायर इन शॉर्ट -12 हुआ, यहाँ पे +60i बना,
साथ में यहाँ पे +12 है, यहाँ पे -60i बना तो सब कट गए, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 आई, जो हमें किसके साथ इक्वेट करनी है, तो x + iy के साथ। तो 0 को आपके गांव में 0 + 0i जरूर से बोला जाता होगा, तो रियल हिस्सा यहाँ पे 0 है और इमेजिनरी हिस्सा भी 0 है, तो x और y दोनों सेम टाइम पे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है ये, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपन x + y का होल स्क्वायर। ऑप्शन को अगर हम देखें ये कब राइट है ऐसा बोला है, तो सबसे पहली चीज ये x + y नॉन जीरो ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो sin स्क्वायर थीटा इन्फिनिटी हो गया, बट आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा लाइंग बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो x + y हरगिज 0 नहीं हो सकता है। तो वैसा आपको एक ही ऑप्शन में दिया है, तो वो आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48। द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स। आपको सर्कल की रेडियस बतानी है, कैसा सर्कल है, तो जिसका सेंटर 0, 3 है और साथ साथ इसके फोकाई में से पास ऑन हो रहा है। तो इसकी फोकाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि A4 है, B3 है, तो मतलब A B से बड़ा हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगेगा B² = A² 1 - A²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो B² 9/A² 16 is equal to 1 - A², so A² is equal to 1 - 9/16, so 16 - 9 इन शॉर्ट 7/16। तो अपने को E यहाँ से मिल गया √7/4। फोकाई क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, ±a, 0। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, a कितना था, तो 4 कट गए, तो ±√7, 0। अब आप देखो तो आपको क्या बोला है कि इसका सेंटर क्या है, तो इसका सेंटर है 0,3। ये आपका सेंटर है और आपका सर्कल इसमें से पास ऑन हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपकी रेडियस मिल जाएगी। तो आपको रेडियस ही पूछा है तो जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। 0 ± √7 का स्क्वायर जो अपने आप में 7 होता है, 3 - 0 का स्क्वायर जो अपने आप में 9 होता है, तो 7 + 9 16 का √4। तो इसकी रेडियस कितनी आनी चाहिए थी, 4 यूनिट। तो ये भी एक मतलब लॉजिकल इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग अ टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इज 1/2। विनिंग की प्रोबेबिलिटी अपने को दे के रखी है 1/2, तो सिंपल है, लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अपने आप 1/2 होने वाली है। एज्यूमिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैच टू मैच। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी धमाल, जिसका एक डायलॉग था, कौन सा डायलॉग था, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। वैसे ही प्रोबेबिलिटी के लिए एक डायलॉग है, इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम इंटरसेक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। मतलब इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई होप के आप सबको ये जो डायलॉग है वो याद रह जाएगा। अगर डायलॉग आपको याद रह गया है तो आपको क्या पूछा है, तो आपको पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ मैच सीरीज इंडिया सेकेंड विन अकर्स एट द थर्ड टेस्ट। इंडिया का जो सेकेंड विन है वो थर्ड टेस्ट में, मतलब अल्टीमेट थर्ड टेस्ट इंडिया जीत रहा है और वो सेकेंड नंबर का विन होगा, मतलब इंडिया पहले दो में से कोई एक जरूर से जीता होगा। तो वो जीत कहाँ पे हो सकती थी, तो आप बोलोगे सर पहले में जीत हो, दूसरे में लॉस हो, तीसरे में तो जीतना ही था, या तो पहले में लॉस हो, दूसरे में विन हो और तीसरे में तो जीतना ही था। तो कुछ केसेस आपके नज़र में ऐसे आने चाहिए। और विन की प्रोबेबिलिटी है 1/2, लॉस की भी है 1/2, विन की है 1/2, सिमिलरली लॉस की है 1/2, विन की है 1/2, विन की है 1/2। तो इन शॉर्ट आपका 1/8 + 1/8, तो इन शॉर्ट आपका 2/8। तो फाइनल आंसर आपका 1/4 होना चाहिए था, जो आपका ऑप्शन बी में यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अगेन आप लोग देखो तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन दिखा। जब मैं पढ़ता था तब मेरे टीचर ने बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट्स में कुछ एंटिक दिख जाए तो उसका आंसर, अगर आपके पास टाइम नहीं है, माताजी पे मेहरबानी, माताजी से मेहरबानी की एक्सपेक्टेशन है, तो अगर आप 0 टिक करके आओगे तो मेजोरिटी केसेस में राइट आंसर आएगा। वो चीज़ मैंने आपको बता दी। राइट नाउ बिना गिने मैं इसका आंसर 0 तो जरूर टिक करूंगा, लेकिन गिन के भी दिखा रहा हूँ कि क्यों 0 आएगा। तो देखो मैं क्या करने का चाह रहा हूँ, तो मैं R1 में कुछ चेंज करने का सोच रहा हूँ, जस्ट सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, R1 में से इसको हटा दूंगा तो 1 हट जाएगा, तो ये -i होगा, और उसमें से इसको भी हटा दूंगा तो ये +i हो जाएगा। मतलब R1 में से मैं R2 और R3 दोनों को हटाने का सोचा, तो यहाँ पे तो 0 हो गया। अब देखो इसमें से ये हटाया तो ये 2 हो गया, उसमें से ये भी हटाया तो ये 3 हो गया, ठीक है। ऐसा हटाने से, यहाँ से इसको हटाया, चेक कर लेते हैं,
इसमें से ये हटाया तो ये 1 हो गया, उसमें से ये हटाया तो ये 2 हो गया, ठीक है। या तो एकदम देसी एक्सपांसन करे तो भी काम हो जाएगा क्या, या तो सिंपल सोचो, अगर इसको मैं इसमें ऐड करूं, इसको मैं इसमें ऐड करता हूं, सोचिएगा, इसको मैं इसमें ऐड करता हूं तो ये चला जाएगा और सिमिलरली ये चला जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा ओमेगा, यहाँ पे इसको मैं माइनस करता हूँ, इन दोनों को ऐड किया तो 1 माइनस आई, उसमें से माइनस किया 0, इन दोनों को ऐड किया ओमेगा, अरे वाह, मतलब R1 में R1 प्लस R3 माइनस R2 किया। वैसे करने से ये पार्ट इज 0, ये पार्ट इज 0 और ये पार्ट इज 0। और आपको पता है कि डिटरमिनेंट्स की कोई रो या तो कॉलम अगर सारी एंट्री 0 कंटेन करती हो तो उसका आंसर क्या आता है, 0, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टिक करके रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अ बायस कॉइन विथ प्रोबेबिलिटी P ऑफ हेड इज टॉस अंटिल अ हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको ऐसा टाइम पास करना है कि आपको कॉइन उछालना है, कब तक उछालते रहना है, जब तक हेड ना गिरे, ठीक है। आगे जाते हैं। आप जानते हो कि बायस कॉइन में हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 1/2 होती है, ठीक है। लेकिन बायस कॉइन है, अनबायस में ये होता है, तो मान लो कि वो P है तो हेड न गिरने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जिसको आप टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी बोलोगे, वो क्या हो जाएगी, 1 - P, या तो आप उसको Q बोल सकते हो, राइट। If the probability that the number of tosses required is even is 2/5, ठीक है। तो हेड गिरने की इवन नंबर पे पहली बार हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2/5 है। तो सोचो कि आपको दिया क्या है, पहली बार टेल गिरेगा, दूसरी बार हेड गिर जाए तो चलेगा, या तो फिर पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल, चौथी बार हेड गिर जाए तो चलेगा, या तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार टेल, छठी बार हेड गिर जाए तो चलेगा। ऐसा टाइम पास आप इनफाइनाइट टाइम तक करने वाले हो। बस रूल क्या याद रखना है, इवन नंबर पे हेड गिर जाए तो आपकी गेम वहां पे कंप्लीट हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। अब देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये QP प्लस ये QQP प्लस ये Q5P ऐसा चलते जा रहा है, तो मतलब ये तो क्या है, इनफाइनाइट GP है। इनफाइनाइट GP का सम क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो मतलब दिस बाई दिस, तो आपको कितना मिला, Q², और ये आपको दे के रखा है 2/5। अब आपको P पूछा है, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखता है कि Q का मतलब 1 - P हो रहा है, तो यहाँ पे 1 - P इंटू P अपॉन 1 - P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 चल रहा है। तो ये P इंटू 5 इन शॉर्ट 5P माइनस P², तो मतलब -5P²। यहाँ पे अगर हम एक्सपांड करेंगे तो 1 - 2P प्लस P² तो 1 1 कट जाएंगे, तो 2P माइनस P², तो यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4P माइनस 2P² चल रहा है। सबको एक साइड लेते जाऊँ तो ये 3P² हो जाएगा, 5P² प्लस 2P माइनस 2P² इन शॉर्ट 3P², 4P माइनस P मतलब -P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो तो P या तो आपका 0 होने वाला है, या तो P आपका 1/3 होने वाला है। प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी तो P क्या हो जाएगा, 1/3। अगर P 1/3 हो गया तो आपको बस P ही पूछा था, तो 1/3 आपका ऑप्शन ए में है। कई बार Q भी पूछ लेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा, 2/3। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अ फेयर डाई इज टॉस 8 टाइम। आपका जो डाइस है वो 8 टाइम टॉस किया जा रहा है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड 6 इज ऑब्जर्व्ड इन द 8th थ्रो, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देखो तो 6 गिरने को अगर आप सक्सेस मानते हो तो P ऑफ S जो आपका P कहलाएगा, 6 कितनी वे से गिरेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/6। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब फेयर डाई इज टॉस n टाइम, तो n कितना है यहाँ पे 8, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ थर्ड 6 इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 8th थ्रो, मतलब आपको 8 बार 3 4 5 6 7 8 बार टॉस करने हैं, उसमें से तीसरी बार 6 8वीं बार मिल रहा है, तो यहाँ पे तो 6 गिराना ही है, तो 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। तो अल्टीमेट ये 7 ट्रायल में ये जो 6 है वो थर्ड टाइम है, तो आप समझ गए होंगे कि ये 7 ट्रायल में 2 टाइम आपको 6 गिराना है। तो मतलब आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होने वाली है, तो होने वाली है P ऑफ 2 इंटू 1/6।
वेरीज आपको बर्नौली याद होगा, पी ऑफ एक्स क्या होता था, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो इसके अंदर पी ऑफ 2 क्या होगा, तो एन है 8, 8 में से 2 बार, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन हो जाता है 7। ये कैलकुलेटिव मिस्टेक ना करना, 7 में से 2 बार यहाँ पे ये चीज़ रखना, क्योंकि फॉलो में आप n को 8 ही लेने वाले हो, लेकिन 8वां थ्रो तो वहाँ पे फिक्स हो गया है, राइट। तो आपको 7 में से 2 बार करना है, तो 7 में से 2 टाइम, p आपका था 1/6 रेस टू नीचे वाला, q आपका था 5/6 रेस टू ऊपर माइनस नीचे, मतलब 5। तो 7c2 आपको 7c2 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको 7c2 रहने दो, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 5 रेस टू कितना हो गया 5, और यहाँ पे 6 रेस टू 7 और इंटू 1/6, तो मतलब 6 रेस टू 8। तो ऐसा कुछ आपका आंसर आने वाला था। ये पी ऑफ 2 में यहाँ पे 6 रेस टू 7 आएगा, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका बन गया ऊपर 7c2 5 रेस टू 5 अपन 6 रेस टू 8। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, 7c2 5 रेस टू 5 अपन 6 रेस टू 8। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53। एफ ऑफ 2 4 है, एफ डैश 2 भी 4 है। क्या बात है, मतलब फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन सेम वैल्यू के लिए सेम है। चाहो तो आप e रेस टू एक्स के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उतनी नीड नहीं आएगी। देन द लिमिट, यहाँ पे x के बदले 2 रख दो, तो 2 इंटू एफ ऑफ 2 इंसर्ट हो गया आपका 8 माइनस, मतलब 2 इंटू सेमी जा गया एफ ऑफ 2, तो 8 अपन 2 माइनस 0/0 फॉर्म आपको दिख गया। 0/0 का इलाज आपको पता होना चाहिए, एलोपिटल यहाँ पे वर्किंग है, तो आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, तो एफ ऑफ 2 तो कांस्टेंट था, x का हो गया 1 माइनस 2 तो कांस्टेंट था, यहाँ पे एफ डैश और x के बदले आपको लिखना है 2 अपन x का हो गया 1 माइनस 2 का हो गया 0। अब ये आपको डेफिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो जो चीज़ें दी है वो हम जस्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो एफ ऑफ 2 आपका 4 था माइनस 2 टाइम एफ डैश 2 भी आपका 4 था अपन 1, तो 4 माइनस 8, तो आपका आंसर -4 होना चाहिए था, जो सबका फेवरेट ऑप्शन सी में दिखा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 3 स्ट्रेट लाइन दिस दिस एंड दिस, ये कैसी लाइन है, क्या ये ट्राइंगल जनरेट करेंगी, क्या ये जस्ट कॉन्करेंट है, क्या ये कॉन्करेंट है और इसमें से कोई एक लाइन बाकी की 2 लाइनों का क्या बाइसेक्टर है क्या, या तो इनमें से कुछ नहीं। वैसे मेरे टीचर ने मेरे को पढ़ाते टाइम ये भी बोला था कि अगर ऑप्शन में बाइसेक्टर, बाइसेक्टिंग ऐसा कोई वर्ड आता है तो मेजॉरिटी केसेस में वही आंसर होता है। तो बस मैं तो अपने टीचर की फुल रिस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे वो वर्ड आया तो मेरे को ये टिक करना है, लेकिन क्यों ऐसा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बाइसेक्टर का इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आपको एक लाइन दे के रखी है L1 जिसका इक्वेशन मान के चलो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक दूसरी लाइन दे के रखी है L2 जिसका इक्वेशन आप मान के चल रहे हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इनका जो बाइसेक्टर होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो उसका इक्वेशन होता है लाइन का इक्वेशन अपॉन रूट के अंदर कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू प्लस और माइनस दूसरी लाइन का इक्वेशन अपॉन रूट के अंदर उन्हीं के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जो 3 दी है लाइन है उसमें से कोई 2 का बाइसेक्टर निकालता हूं, अगर तीसरे जैसा निकल गया तो ये आंसर है, नहीं निकलेगा तो सोचा जाएगा कॉन्करेंट के लिए। सिंपल सी बात है, कॉन्करेंट होना मतलब उन तीनों लाइनों का इंटरसेक्शन एक कॉमन पॉइंट होना, मतलब या तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 ले लो या तो 2 को एलिमिनेट करके एलिमिनेशन से जो पॉइंट जनरेट होगा उसको तीसरे में वेरीफाई करो। ये होता है कॉन्करेंसी चेक करने का तरीका। ठीक है, राइट नाउ अपने डायरेक्टली, क्योंकि मुझे मेरे टीचर पे पूरा ट्रस्ट था, टीचर ने मुझे सिखाया था बाइसेक्टिंग, मैंने भी आपको सिखाया, आपको भी मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले इनमें से कोई 2 लाइन ऐसी चूज करते हैं कि जिसमें हम ये फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट चल रहा है, राइट, तो यहाँ पे 4 3 5 होता है, यहाँ पे 24 7 25 होता है। तो मैंने अपनी 2 लाइन चूज कर ली है जिनमें मैं एंगल बाइसेक्टर की फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं। तो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर की लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो 24x प्लस 7y माइनस 20 अपॉन 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट, तो ये 25 हो गया इज इक्वल टू प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 4x माइनस 3y माइनस 2 अपन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, तो 5, तो ये 5 हो गया, ये इधर गया, तो इधर 24x प्लस 7y माइनस 20 इज इक्वल टू, अगर प्लस लेके चलता हूँ तो 20x माइनस 15y माइनस 10, और अगर मैं माइनस लेके चलता हूँ तो माइनस 20x प्लस 15y
प्लस 10, ऐसा कुछ आना चाहिए था। अगर इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो ये तीनों चीज़ें इधर आ जाएंगी, तो इधर 4x बचेगा, इधर 22y बचेगा, इधर -10 बचेगा, और अगर ये इधर आ जाए तो इधर 44x हो जाएगा, ये इधर आ जाए तो -8y हो जाएगा, और -30 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो ये 2x + 11y - 5 = 0 मिलेगा, या तो 22x - 4y - 15 = 0 मिलेगा। क्या जो तीसरी लाइन है उनका इक्वेशन इसके साथ मैच हो रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। 2x 11y - 5 एक्यूरेट मैच हो गया है, तो अपनों ने जो मेरे टीचर ने आपको कहानी बताई थी, अपना टीचर एक नंबर था भाई, पता चला। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 2 2 इंटरसेक्ट द लाइन दिस एंड दिस एट द पॉइंट A एंड B। अब देखो ये जो लाइन है ना, y = -√3x, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर y यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, स्लोप नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है कि वो लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो ये हो गया y = -√3x, सिंपल है। तो इसका स्लोप -√3 है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 120 एंगल पे है ये लाइन। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे लाइन दे के रखी है y = √3x, इसका स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म इसमें भी नहीं दी है, तो सिंपल सी बात है कांस्टेंट टर्म ना देना मतलब लाइन ओरिजिन में से पास ऑन होना, और स्लोप √3 है, मतलब ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री दिया है, तो ये एंगल अपने आप 60 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? A straight line through the point 2 2 intersect the line this and this at the point A and B। एक लाइन है जो इन लाइनों को दो डिफरेंट पॉइंट A और B में इंटरसेक्ट कर रही है, साथ साथ वो 2,2 में से पास ऑन हो रही है। जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। आगे जाते हैं। द इक्वेशन टू द लाइन AB सो दैट द ट्राइंगल OAB, जिसकी वजह से ये जो ट्राइंगल है ना OAB, अरे वाह क्या बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल तभी बनेगा जब लाइन ऐसी होगी। जियोमेट्री सजेस्ट कर रही है ऐसी लाइन का इक्वेशन होता है y = कांस्टेंट जो पास ऑन रही है 2,2 में से, तो इक्वेशन क्या होना चाहिए इसका? y = 2, जो आपको ऑप्शन बी में दिखा। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 10,7 फ्रॉम द सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर सर्कल आपने मेरे से पढ़ा है तो हरगिज मैंने ये थियरी डिटेल में पढ़ाने के साथ साथ बोला भी था कि बहुत ही तगड़ी मेथड है, दिखती है। आपको बता दूं, अगर आपको मैक्स डिस्टेंस चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये निकलता है r + CP से। अगर मीन डिस्टेंस चाहिए तो ये निकलता है r - CP से। कैसे? तो ये आपका सेंटर हुआ, जिसका सर्कल हुआ, जिसका सेंटर C है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है P है, तो इसका ये जो दूरी है ये CA मान लो, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CB, तो मैक्स डिस्टेंस मतलब CB होने वाला है और मीन डिस्टेंस मतलब CA होने वाला है। सर्कल के इक्वेशन से सेंटर आपको मिलेगा, जो राइट नो इस केस में सेंटर कैसे पाया जाता है? x का कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव, y का कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव, राइट। रेडियस कैसे पाई जाती है? तो सेंटर के स्क्वायर का सम, तो 4 + 1 5 माइनस कांस्टेंट टर्म तो 25 का रूट, तो 5। सर्कल के इक्वेशन से आपको r और c मिल जाएंगे। p आपको दिया होगा, इस केस में p आपको क्या दिया है? 10,7। सबसे पहले आप cp फाइंड आउट करोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। 10 - 2 = 64, 7 - 1 = 36, दोनों का सम किया 100, 100 का रूट निकाला तो 10। तो ये दूरी आपकी 10 है, उसके अंदर ये दूरी आपकी कितनी है? 5, तो ये दूरी कितनी हो गई? 5, और ये दूरी कितनी हो गई? तो देखो आप, ये 10 + 5 15। आपको क्या पूछा था? आपको ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो कितना दिख रहा है 15, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? 15 यूनिट। दिमाग में रख के जाना, किसी भी पॉइंट का किसी भी सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस होता है r - CP मोड के अंदर, और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है r + CP। थियरी चीजें नोट डाउन कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। आपको सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन बताना है, विच मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मतलब आपका जो टेंजेंट है, टेंजेंट होता है एक लाइन है, वो सबसे पहले इस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि इसको आप x इंटरसेप्ट बोलते हो, इसको आप y इंटरसेप्ट बोलते हो, और यहाँ पे ये a पॉजिटिव और b पॉजिटिव दिया है, क्योंकि आपको क्लियर कट बोला है कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब सोचो ये जो सर्कल दिया है उसका सेंटर क्या है? तो आपने बोला कि सर इसका सेंटर है -2,2। इसकी रेडियस कितनी है? तो इसकी रेडियस है 4 + 4 8 - 4 का रूट 2।
सिंपल सी बात है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहती है, तो किसी भी सर्कल का अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो सेंटर से लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी रेडियस इक्वल टू होना चाहिए, इसको बोला जाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मतलब आपको क्या करना है, ये चारों ऑप्शन में इससे डिस्टेंस अप्लाई करना है, वो कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 2। सिंपल सी बात। अब किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मोड ऑफ लाइन का जो इक्वेशन होता है उसको इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद x के बदले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y के बदले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपन अंडर रूट में कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम, ये होता है आउटर पॉइंट से लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं जस्ट ऑप्शन वेरीफाई करा रहा हूँ, -2, 2 से डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखा तो -2 + 2, -2 का मोड तो ऊपर बना 2, नीचे बना 1 + 1 √2, तो 2/√2, तो आंसर है √2, लेकिन अपने को 2 लाना था, तो ये तो आंसर नहीं है। x + y वाले में ही जाते, यहाँ पे चले जाते हैं, तो -2 + 2, -4 का मोड ऊपर आया 4, नीचे आया √2, तो 2√2 अपने को तो 2 चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे 2√2 होता तो नीचे वाला √2 कैंसिल हो जाता, तो आपको यहाँ पे दिख गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58। द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकाई आर, इलिप्स की फोकाई यहाँ पे x एक्सिस पे दी है, x एक्सिस वाले इलिप्स की फोकाई होती है +or -a, 0, जो इस केस में है +or -2, 0। यहाँ से पता चला कि a को 2 होना है। उसके अंदर भी एसेंट्रिसिटी 1/2 दे के रखी है, तो a को 4 होना है। x एक्सिस वाले के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है b² = a², 1 - a²। इलिप्स की बात हो रही है ना, हाँ इलिप्स की बात हो रही है, तो सही है। तो ये अंदर गया डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये a² - a का होल स्क्वायर, a² आपको 16 मिला, a आपको 2 का स्क्वायर 4 मिला, तो b² आपको 12 मिल गया। तो इलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1। तो x² / 16 + y² / 12 = 1, ऑप्शन बी में रखा है। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जा रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ द कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c²। अब xy = c² की फोटो आपको पता होनी चाहिए, ऐसी आती है, सिंपल सी बात है। अब द इक्वेशन ऑफ द कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अब आपको सर्कल के लिए कहानी बता देता हूं जो सारे कॉनिक्स में वर्किंग रहेगी। आपको बाइसेक्टिंग कोड का इक्वेशन पता होना चाहिए, बाइसेक्टिंग कोड का इक्वेशन, ठीक है। बाइसेक्टिंग कोड का इक्वेशन क्या होता है, अगर आपको मिड पॉइंट दिया है x1, y1, तो इस कोड का इक्वेशन होगा, क्या होगा, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि t = s1। क्या होता है, t = s1। t कैसे बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि t बनाने के लिए x² को आप x(x1) से रिप्लेस करोगे, y² को आप y(y1) से रिप्लेस करोगे, 2x को आप x + x1 से रिप्लेस करोगे, 2y को आप y + y1 से रिप्लेस करोगे, और 2xy को आप xy1 + yx1 से रिप्लेस करोगे। s1 कैसे बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि x को आप x1 से रिप्लेस करोगे और y को आप y1 से रिप्लेस करोगे। ये पूरी कहानी s के इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करने से चीज़ें बनती है। t का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और s1 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, मतलब कि रूट ऑफ s1 होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो s1 होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। और बाइसेक्टिंग कोड का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, t = s1। लिख लेना भाई, नई बात है आपके लिए। आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो आपको राइट नाउ यहाँ पे चल रहा है, ये आपके लिए अजीबोगरीब मेथड हो सकती है, लेकिन आपको इसके साथ यूज टू होना जरूरी है। ऐसे जैसे जैसे सेशन आगे जाएंगे, वैसे वैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको देखने की होगी, सीखने की होगी, वो यहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आप ना सिर्फ नोट करेंगे, लेकिन उसकी इनफ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप उस चीज़ों से यूज टू हो जाएंगे। राइट नाउ द इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अपने को ये दे के रखा है, ये कितना है, तो आपने बोला कि सर ये तो x1, y1 है। ये कितना है, तो आपने बोला कि सर ये तो x2, y2 है। तो ये मिड पॉइंट जो x1, y1 का रोल प्ले करने वाला है वो कितना होगा, तो आपने बोला सर ये तो x1 + x2/2, y1 + y2/2 होगा। अगर मिड पॉइंट दिया होता है तब कोड का इक्वेशन कैसे निकलता है, तो t = s1 से। तो ये सारी चीज़ों में s क्या है, तो आपको xy = c², मतलब x है आपका xy - c², सिंपल है। तो इसी को आप चाहो तो 1/2, तो ये 2xy - c² बोल सकते हो। तो चीज़ें यहाँ पे t = s1 के साथ कंपेयर करो, तो ये 1/2
अब ये 2xy को हम क्या बोलेंगे, x y1 के बदले y1 प्लस y2/2 चल रहा है, प्लस yx1, तो x1 के बदले यहाँ पे x1 प्लस x2/2 चल रहा है, तो 1/2 यहाँ पे 2xy माइनस स्क्वेयर, तो ये हो गया आपका t इज इक्वल टू S1 का क्या मतलब हुआ, तो आपने देखा कि x के बदले x1, y के बदले y1 रख देना है, तो x दिखा, उसके बदले x1 के बदले यहाँ पे x1 प्लस x2/2 चला, y के बदले y1 के बदले यहाँ पे y1 प्लस y2/2 चला, माइनस स्क्वेयर, तो ये माइनस स्क्वेयर यहाँ से कैंसल आउट हो जा रहे हैं। तो ये 2 इस 2 के साथ चला गया और ये डिनोमिनेटर वाला 2 इस 2 के साथ चला गया, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखा, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखा x इंटू y1 प्लस y2 प्लस y इंटू x1 प्लस x2, राइट हैंड साइड आपको क्या दिखा, राइट हैंड साइड आपको दिखा x1 प्लस x2 इंटू y1 प्लस y2। तो मैंने क्या किया इसके अंदर y1 प्लस y2, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो अपने को क्या मिला x ओवर x1 प्लस x2 प्लस y ओवर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। तो कोड का इक्वेशन यहाँ पे बहुत ही इजी वे से मिल गया, क्या आंसर आया, x ओवर x1 प्लस x2 प्लस y ओवर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। कहाँ से सीखे ये चीज़ें, तो आपने सीखा कि अगर हमें किसी भी कोड का मिड पॉइंट दिया हो तो बाइसेक्टिंग कोड का इक्वेशन क्या होता है, तो बाइसेक्टिंग कोड का इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू S1, जिसमें t कैसे जनरेट किया जाता है, तो कॉनेक्स के इक्वेशन में x स्क्वायर को x(x1) से, y स्क्वायर को y(y1) से, 2x को x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से एंड 2xy को xy1 प्लस yx1 से रिप्लेस करने से। x1 कैसे निकलता है, तो x को x1 से और y को y1 से रिप्लेस करने से। और आप अगर सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि बाइसेक्टिंग कोड का इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू S1 फॉर एनी कॉनिक्स जस्ट लाइक फॉर सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, तो आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है, इफ द वेक्टर दिस, एक वेक्टर है, एक बार कैसा दिया है आपको, तो आपको दिया है x y z एंड सच दैट a c b फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम देन c इज व्हाट। अब a c और b राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं। अब सोचिएगा कि अगर ये तीन वेक्टर राइट हैंड सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो राइट हैंड सिस्टम आपको वेक्टर के लिए पता है कि कोई दो की क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे जितनी होती है, फिजिक्स वाले मास्टर ने आपको ये चीज़ हरगिज सिखाई होगी। तो अगर ए सी बी राइट हैंड सिस्टम मान लो कि फॉर्म करते हैं, तो ए क्रॉस सी आपका बी होगा, सी क्रॉस बी आपका ए होगा और बी क्रॉस ए आपका सी होना चाहिए था। आपको सी पूछा है, उसमें ए दिया है, बी कितना है, बी यहाँ पे मान लो कि नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से ऑप्शन दिए हैं तो बी को क्रॉस प्रोडक्ट करनी है ना, तो मैं बी को समझ लो ना कि माइनस जे मान के चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक्चुअल में आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में देंगे, मैं यहाँ पे जस्ट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि माइनस जे के मान के लिए चलते हैं, इसके बदले और कुछ दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट ये लगेगा। तो b अगर माइनस जे है तो इसको आपके गांव में 0 - 1 0 बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन आती होगी, 0 - 1 0 और x y z की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलती है, तो ये हुआ -z, ये हुआ आपका -z, फिर यहाँ पे ये हुआ 0 और यहाँ पे ये हुआ -x। तो आपका आंसर जो वेक्टर c चाहिए था वो आएगा -z - -x k, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए था, -z ओके। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये -z हो गया था, ओके। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो दूसरा यहाँ पे तो 0 हो गया था, तीसरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं -x था, लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्लस जे देते तो ये +1 होता, ये +1 होता, तो कर लो, तो ये ढक दिया, तो ये z - 0, तो पहला आ जाता आपका z, ओके। दूसरे को ढक लेते तो 0 आ जाता, तीसरे को ढक लेते तो -x आ जाता, 0 -x आ जाता, ओके। तो लास्ट वाले में यहाँ पे +x आना चाहिए था, तो z - x अगर प्लस जे दिया है तो, और अगर माइनस जे दिया है तो z - x, और अगर प्लस जे दिया है तो z - x। तो अगर आप प्लस मान के चल रहे हो तो यहाँ पे आपका सी का आंसर आना चाहिए था zi -x k, तो वैसा आपको आंसर यहाँ पे दिख गया है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, इसके अंदर ऐसा कुछ दिया होगा, अल्टीमेट कंसेप्ट ये जाता है, दो की क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे जितनी होगी, राइट हैंड थंब रूल फिजिक्स वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61, द सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन बाय
आपको यहाँ पे एक प्लेन का इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, तो आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 15। यहाँ पे आपको एक स्फीयर का इक्वेशन दिया है, क्या, तो स्फीयर का जो सेंटर है वो आपको दिखा क्या, कितना दिखा, 0 1 2, ठीक है, ये रहा स्फीयर। इसको अगर आप प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो अंदर जो है एक सर्कल जैसा निकलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको पूछा क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो इंटरसेक्शन है सर्कल का उसका सेंटर चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ये कैसे निकलेगा, तो प्लेन का नॉर्मल जो स्फीयर के सेंटर में से पास ऑन होता होगा उस लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करने से जियोमेट्री आपको दिखा रही है। आई होप कि आपको ये चीज सिंपल सी है, समझ में आई होगी। तो प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, तो आप लोग बोले कि सर दिख तो रहा है, कितना है, 1 2 2 1 2 2। प्लेन किसी, ये नॉर्मल है वो किसी पॉइंट में से पास ऑन हो रहा है, किस पॉइंट में से पास ऑन हो रहा है, तो स्फीयर के सेंटर में से 0 1 2। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा r बार इज इक्वल टू पॉइंट प्लस समथिंग डायरेक्शन, क्लियर है। तो वहां से आप पॉइंट एज्यूम कर लो, तो आपका पॉइंट मिला आपको लैम्बडा, यहाँ पे मिला 1 + 2 लैम्बडा, यहाँ पे मिला आपको 2 + 2 लैम्बडा। ये पॉइंट जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो प्लेन में भी लाई कर रहा है, तो इसके अंदर ये चीज को सब्सटीट्यूट कर दो, तो लैम्बडा प्लस ये 2 + 4 लैम्बडा प्लस ये 4 z के बदले 2 + 2 लैम्बडा, सो 4 + 4 लैम्बडा, ये आपको 15 दिया है, तो 4 4 8 9, ये 9 लैम्बडा इज इक्वल टू 9 चल रहा है, तो लैम्बडा आपको मिला है 1। तो लैम्बडा जैसे 1 मिला तो आपको जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो 1,3,4 1,3,4 ऑप्शन बी में है। तो कुछ ऐसा आप कर सकते हो। अगर आपको स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन पूछे तो आपको पता होना चाहिए वो सर्कल होता है, उस सर्कल का अगर सेंटर पूछ लें, ठीक है, रेडियस भी पूछ सकते हैं, लेकिन मान लो कि सेंटर अगर पूछ लेते हैं तो सेंटर कैसे गिनोगे, तो सबसे पहले प्लेन के नॉर्मल को डायरेक्शन और स्फीयर के सेंटर को पॉइंट मान के एक लाइन विजुलाइज करोगे, वो लाइन का उस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन आपके सर्कल का सेंटर दिखाएगा। तो ये चीज आपको सीखनी जरूरत है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्या इजी क्वेश्चन दिख रहा है यार, 1 - t² / 1 + t², रोंग ना हो तो ये cos डबल होता है, तो ये हो गया cos 30। cos 30 कितना होता था, √3/2, तो बस हो गया आंसर √3/2। अरे वाह, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। tan θ - 4/3, अगर सोचो tan θ - 4/3 है तो tan माइनस कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे सर सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड और फोर्थ में साइन क्या होता है, तो सेकेंड में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। और tan - 4/3 है तो साइन का क्या चलेगा, तो साइन चलेगा -4/5 या तो 4/5। तो आपका आंसर आएगा -4/5 और 4/5। तो मतलब बेसिक फंडामेंटल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 64। ऐसे क्वेश्चन भी जाने पहचाने हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा 1 है तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा को मैं 90 मान के चल रहा हूँ। साइन अल्फा माइनस बीटा 1/2 है तो मैं अल्फा माइनस बीटा को 30 मान के चल रहा हूँ। सम कर लिया, एलिमिनेट किया तो 2 अल्फा मेरे को 120 दिखा, और अगर डिफरेंस ले लिया तो 2 बीटा मेरे को 60 दिखा। तो इन शॉर्ट अल्फा यहाँ से मैंने देखने गया तो 60 मिला और बीटा मिला मेरे को 30। अपने को क्या पूछा है, अल्फा प्लस 2 बीटा का 10, तो 10 अल्फा कितना 60, 2 बीटा 60, तो 10 120 हो गया, इंटू 10 2 अल्फा तो 120 प्लस 30 तो ये हो गया 150। क्लियर। तो 10 120 को ज़रूरत आने पे मैं -10 60 बोल सकता हूँ, और 10 150 को ज़रूरत आने पे मैं -10 30 बोल सकता हूँ। अब 10 30 को मैं cot 60 भी बोल सकता हूँ, 10 60 cot 61 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका कुछ 1 आना चाहिए था, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 65। दुनिया जानती है p + 1/p या तो 2 से बड़ा होता है या -2 उससे छोटा होता है। 2 से बड़ा कब होता है, जब p पॉजिटिव होता है। -2 उससे छोटा कब होता है, जब p नेगेटिव होता है। 2 कब होता है, तो जब p 1 होता है, और -2 कब होता है, जब p -1 होता है। ये मतलब सनातन सत्य बात है जो पूरी दुनिया जानते हैं। यहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा, अगर sin² थीटा को आप p बोल दो तो ये p + 1/p है। सिंपल सी बात है कि थीटा 0 नहीं है, तो मतलब sin थीटा 0 नहीं है, तो मतलब कोसेक थीटा डिफाइंड है, तो मतलब ये दोनों पॉजिटिव बातें हैं। तो आपका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन 2 दिया है तो वही अपने चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोला है,
a is equal to 4, b is equal to 3, एंगल a is equal to 60, then c is the root of the equation। c किसका रूट है? यहाँ पे दो साइड एक एंगल मतलब कोसाइन फॉर्मूला, तो cos a क्या होगा? तो आप जानते हो इसी पेपर में आज ही तो यूज किए हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ओवर 2bc। वैल्यूएशन कर देते हैं तो cos 60 जो अपने आप में 1/2 हुआ, इस 2 के साथ कट गया तो bc इधर आ गया, bc इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने को a4 और b3 लिखना है, तो यहाँ पे 3c इज इक्वल टू b3 लिखना है, तो 9 प्लस सी स्क्वायर माइनस a4, तो यहाँ पे 16 हो गया। तो यहाँ पे आप देख लो तो ये सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 आपको ऑप्शन ए में दिखा, तो राइट आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 67। आपको बोला इन ट्राइंगल एबीसी 10a/2 5/6 है, 10c/2 2/5 है। जब आप छोटे थे तब आपको मैडम ने बताया होगा कि 10a/2 क्या होता है, तो ये होता है रूट के अंदर डिनोमिनेटर में s, यहाँ पे a/2 है तो s माइनस है, यहाँ पे a/2 है तो s माइनस b और s माइनस सी। सिंपल सी बात है, जहाँ पे 2s क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी। अब इन चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, क्लियर है? अगर हम इन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करें तो अपने को सिमिलरली हम चाहें तो 10c/2 भी विजुलाइज कर सकते हैं। 10c/2 क्या होगा? तो यहाँ पे c/2 है तो s और यहाँ पे s माइनस सी, ऊपर आएगा s माइनस बी, आप इसको s माइनस बी मान लो और s माइनस ए। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो या तो डिवाइड कर दूं, तो मैं क्या करने जा रहा हूं? इन दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिला, क्या मिला? 10a/2 इंटू 10c/2। तो यहाँ पे रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई हुए तो आप देखो तो s माइनस बी नहीं, s माइनस सी के साथ कट गया, सिंपल सी बात है, और s माइनस ए के साथ कट गया, ये s माइनस बी जिंदा है, ठीक है? तो रूट के अंदर s माइनस बी मतलब s माइनस बी का स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एट के नीचे s इंटू एस तो s का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट गया। 10a/2 हमें दे के रखा है 5/6, 10c/2 दे के रखा है 2/5, स्क्वायर रूट कट गया तो ऊपर आया s माइनस बी, नीचे आया s, तो 5 कट गया, ये हो गया 3, तो ये s इधर आया इज इक्वल टू 3s माइनस 3b, तो इधर गया तो 2s इज इक्वल टू 3b, इन शॉर्ट 3b, 2s का मतलब क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी, तो b इधर आ गया, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, इन शॉर्ट a b c आर इन AP, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्या बोला है? तो देखो इसके अंदर द इक्वेशन a sin x प्लस b cos x ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जिसके अंदर आपको पता है कि अगर r स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस और माइनस बीटा इसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर r स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा हो जाए तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे r स्क्वायर क्या होता था? याद करो, r स्क्वायर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन चल रही है, तो इसका भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? नो सॉल्यूशन। आई होप कि मजा आ रही होगी आपको, स्पीड भी मैच हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला है? अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस, भाई इसका जो रूट है वो अल्फा है, तो साइन टू अल्फा क्या होगा? तो ये तो कोस का क्वाड्रेटिक है, तो इसका रूट कोस अल्फा बोल सकते हैं। चलो यार 25 इंटू 12 के पार्टीशन कर लें या बाबा जी को याद कर ले, कुछ भी कर लें। ये 5 क्रॉस 5 है, ये 3 क्रॉस 4 है, तो ये हो गया 15, ये हो गया 20, आ गया 5, चलो सही है, इजीली फैक्टराइज हो गए। तो 25 कॉस के थीटा, लॉजिक एकदम कंप्लीट चल रहा है। यहाँ पे प्लस 15 माइनस 20, अपने को प्लस चाहिए ना, तो ये प्लस 20 कॉस थीटा माइनस 15 कॉस थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 5 cos थीटा कॉमन ले लें और वहाँ से हम -3 कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या बचेगा? तो यहाँ से बचेगा 5 cos थीटा और यहाँ से अपने को बचेगा +4, यहाँ से भी समझ लो -3 ले लिया तो 5 cos थीटा +4 एक्यूरेट है, इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट cos थीटा अपने को 3/5 मिलेगा और cos थीटा अपने को -4/5 मिलेगा। अपने को बोला है थीटा का मतलब अल्फा, इसका रूट अल्फा हो गया। अल्फा π/2 से पाई में है, मतलब कॉस होना चाहिए नेगेटिव, तो भाई तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट वाला है। तो इन शॉर्ट कॉस अल्फा अपना -4/5,
तो आपको पता चल गया कि साइन अल्फा आपका 3/5 सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो आपको साइन 2 अल्फा पूछा है, बचपन से सिखाया गया साइन 2 अल्फा क्या होता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो जस्ट आप वैल्यू कर लो, 2 साइन अल्फा तो ये 3/5, कॉस अल्फा तो ये -4/5, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा -24/25, तो -24/25 ऑप्शन बी में दिया है। तो आंसर क्या होना चाहिए था आपका, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। रद्दी सा क्वेश्चन दिख रहा है यार, हाँ ITF का बेसिक क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे 1/4 इंटू 2/9 कर लेते हैं, तो ये 2/36 जो x से छोटा है, तो इसको जरूरत आने पे मैं tan इनवर्स 1/4 x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू वाई बोलूँगा। क्लियर, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कभी भी इसको कैंसल आउट सिंप्लीफाई नहीं करने का, एलसीएम लेने का। 9 + 8 नीचे हो जाएगा 36 - 2, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, ऊपर हो गया 17, नीचे हो गया 34, सही है ना। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 दिया है क्या कहीं पे, ये रहा, चलो बच गए। बाकी तो ट्राइंगल के अंदर जाके मतलब अच्छा खासा करना पड़ता, लेकिन बच गए हैं फिलहाल। तो इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आया, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। अगले साल आप इंजीनियरिंग में जाओगे, वहाँ पे आपको टेलर सीरीज, मैक्लैरियन सीरीज सिखाई जाएगी। उसका कुछ लॉजिक मैं आपको यहाँ पे देने की ट्राई करता हूँ, ध्यान से सीखिएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है, तो ये होता है, क्या होता है, तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस h² 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए प्लस h³ 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ए, ऐसा चलता जाता है। सर ऐसा कैसा, तो इसके पीछे भी कहानी है। किसी भी फंक्शन को हम लिनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं, सिंपल सी बात है। किसी भी फंक्शन को, जरूरी नहीं है कि इसको, कोई भी फंक्शन होगा उसको मैं लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखा सकता हूं। जैसे कि जरूरत आने पे इसको मैं एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए का स्क्वायर, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश है, मतलब कि चाहूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में दिखा सकता हूँ, a1 प्लस a0 प्लस a1 इंटू एच प्लस a2 इंटू एच स्क्वायर प्लस a3 इंटू h³, इस तरह से मैं दिखाते जाता हूँ। ये अगले साल इंजीनियरिंग में आपको जरूर सिखाया जाएगा, चाहे आप NIT से कर रहे हो, NDA से कर रहे हो, या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे हो, मैं इसको इस तरह से रख सकता हूँ। अब सोचो अगर मैंने h को 0 रखा तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, एफ ऑफ ए, ये पूरा क्या हो गया 0, तो a0 अपने को मिल गया है एफ ऑफ ए, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश ए प्लस एच विथ रिस्पेक्ट टू एच कर रहा हूँ, और ए का 0 एच का 1, तो इतना ही बन जाएगा। ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इधर किया तो ये मुझे a1 प्लस 2 a2 h प्लस इस तरह से दिखेगा। अब इसके अंदर h के बदले 0 रखा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश से मिला, राइट हैंड साइड मुझे क्या मिल गया, a1, तो a1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे a1 मतलब एफ डैश ए, और h के बदले h रहा। इसका मैंने अगेन डिफ्रेंशिएट किया, तो एफ डबल डैश ए प्लस एच मिलेगा मुझे, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a2 प्लस, इधर हम देखने जाएं तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ ना, तो 3 2 ज़ा 6 a3h, इस तरह से चलता जाएगा। तो इसके अंदर अगर मैंने h के बदले 0 रखा तो f डबल डैश a, ये तो कांस्टेंट मतलब के डिफ्रेंशिएट करूंगा इसका, तो 2a2 मुझे मिलेगा, और यहाँ से h के बदले 0 रखा 0 हो गया, तो a2 मुझे मिल गया f डबल डैश a बाई 2, तो a2 जो था वो मुझे मिल गया, क्या मिल गया, f डबल डैश a बाई 2, 2 को मैं 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप कहानी आगे बढ़ाओगे तो आपको कि कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। कुछ स्पेशल फंक्शन जो लोग याद रख लेते हैं वो क्या होता है। अब आप सोचो कि a के बदले आप 0 लेके चल रहे हो, ध्यान से सोचना। चलो ये तो प्रूफ था जिसकी आपको नीड नहीं आने वाली है, तो आपने ये तो चलो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मतलब प्रूफ के साथ एक्सेप्ट किया। अब आप क्या कर रहे हो, a के बदले 0 और h के बदले x मान रहे हो, तो f ऑफ x आपका होगा f ऑफ 0 प्लस h इंटू एफ डैश 0 प्लस h² 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस h³ 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 0। ऐसी कहानी चलती जाएंगी। बस ये 3 स्टेप अगर रह जाते हैं बहुत हो जाता है। अब सोचो कि साइन x को आप क्या लिखोगे, तो साइन x इज इक्वल टू साइन 0, जो अपने आप में क्या हो जाता है 0, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos 0 क्या हो गया 1 इंटू h, तो h,
फिर cos 0 का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 0, तो साइन 0 हो गया 0, माइनस साइन 0 का माइनस cos 0, तो यहाँ पे माइनस cos 0 हो गया 1, तो ये h³ / 3 फैक्टोरियल इस तरह से चलता जाएगा। क्लियर? अपने को बस इतना ही याद रखना है, साइन एक्स को जरूरत लिमिट में आपने यूज किया होगा कि साइन एक्स क्या होता है, h - h³ / 3 फैक्टोरियल। वैसे ही आपको cos x की नीड आ गई तो cos x को क्या लिखोगे आप? ठीक है, यहाँ पे आप x लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे आप x की फॉर्म में लिख सकते हो या तो h की फॉर्म में लिख सकते हो। अल्टीमेट ऐसा होता है, साइन x को x - h³ / 3 फैक्टोरियल मेजोरिटी केस में बोला जाता है। वैसे ही cos x को देख लेते हैं, तो cos 0 क्या हो गया 1, cos का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन का 0 क्या हो गया 0, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन माइनस cos और 0 रखा तो ये -1, तो ये -h² / 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आएगा प्लस h4/4 फैक्टोरियल, ऐसा चलता जाएगा। ये हो गया cos x। e⁻x की भी नीड आती है लोगों को, तो e⁻x देख लिया जाए। e⁻x क्या होता है, तो e⁻0 तो हो गया 1, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। कोई भी नंबर का x के बदले 0 रखो तो ये सारे जो डिफरेंशिएबल टर्म है वो 1 ही आएगी। यहाँ पे 1 + h + h² / 2 फैक्टोरियल प्लस h³ / 3 फैक्टोरियल प्लस h4/4 फैक्टोरियल, ऐसा चला जाता है। वैसे ही जरूरत आती है log 1 + x की। ठीक है, तो यहाँ पे x के बदले आप 0 रखो तो log 1 अपने आप में 0 हो जाता है। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1 और 1 + x, x के बदले 0 रखो तो 1 आएगा, तो ये 1 है। उसका अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो -1 और 1 + x², x का आप 0 रखोगे तो -1 है। उसके बाद फिर इस तरह से करते जाओगे तो f(0) जो 0 था, तो यहाँ पे आपको h मिला क्योंकि ये तो 1 था। यहाँ पे -h²/2 मिला। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रिपल, तो -1 ओवर 1 + x के स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2 ओवर 1 + x का क्यूब। x के बदले 0 रखो तो ये आपको 2 मिलेगा, +2, तो 3 फैक्टोरियल में 2 चला गया 3, तो यहाँ पे प्लस h³/3, फिर आप -h4/4 प्लस h5/5, इस तरह से चलता जाएगा। अल्टीमेट अगर आपको ये चीज़ याद है तो सब कुछ याद है। और आज की थियरी में पैसा वसूल अगर कोई थियरी थी तो ये थी। अगले साल कॉलेज में जाके किसी के साथ आप घूम सकते हो ड्यूरिंग क्लासरूम, अगर आपको ये चीज़ आती है तो पूरा चैप्टर आपको टेलर मैक्लैरियन इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, जो कॉम्पिटिटिव पर्पज से लोग याद रखते हैं। एटलीस्ट इतना तो याद जरूर रख लेते हैं। आई होप कि आपने भी याद रखा है। मैं बोल दूँ आपको वापस कि साइन एक्स क्या होता है। साइन एक्स होता है h - h³ / 3 फैक्टोरियल प्लस h5/5 फैक्टोरियल माइनस h7/7 फैक्टोरियल, ओड वाले नीचे फैक्टोरियल। वही 10 में क्या होगा, यही चीज आएगी, खाली फैक्टोरियल नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे e⁻x में फैक्टोरियल आता है और log में फैक्टोरियल नहीं आता है। इतना ही फर्क साइन और 10 में होता है। cos क्या होगा, तो वो इवन वाली टर्म्स में माइनस प्लस होगा 1 - h²/2 फैक्टोरियल h4/4 फैक्टोरियल। log 1 + x क्या होगा, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस टोगल होगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस टोगल होता है। ये चीज आप दिमाग में लेके चल रहे हो। क्यों मैंने ये थियरी सिखाई, तो दोस्तों आपको ये पूछा है, आप इसको थोड़ा सा खोल दो। ये जो सिग्मा है उसको खोलते हो तो n के बदले 0 रखोगे तो आप देखो तो sum1⁻0 तो क्या हो गया 1/n फैक्टोरियल चला। n के बदले आपने 0 रखा है, 0 फैक्टोरियल 1 होते हैं तो 1 आया, सिग्मा बोला करो प्लस। अब आपने n के बदले 1 रखा तो आप देखो यहाँ पे log x / 1 फैक्टोरियल आया। n के बदले रखो तो ये आपका log x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल आया, फिर आपका ये log x का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आया। ऐसी कहानी इनफाइनाइट तक जाती रही। तो देखो ये आपको 1 + x + x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल चल रहा है, ऐसा दिखा। तो इन शॉर्ट आपको इसमें इसकी झांकी दिखी और x के बदले आपको क्या दिखा, यहाँ पे log x दिखा। तो इसका आंसर क्या आएगा, e⁻x के बदले क्या log x, और e log हस्बैंड वाइफ कट जाएंगे तो अल्टीमेट आपका आंसर क्या आना चाहिए, x, जो आपको ऑप्शन बी में दिया है। लोग इस थियरी से डरा करते हैं, मेरे स्टूडेंट हरगिज नहीं डरेंगे। ये खाली जो टेलर मैक्लैरियन सीरीज का कंसेप्ट मैंने दिया है उसको थोड़ा बहुत समझ लेंगे। एग्जाम में अगर आता है तो रफ में प्रैक्टिस करेंगे, रटेंगे नहीं। ऐसा जरूर करेंगे कि f ऑफ a + x क्या होता है, तो वो होता है a0 + a1x + a2x² + a3x³। फिर वो डिफरेंशिएट करके वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेंगे, या तो डायरेक्टली याद रख लेंगे कि f ऑफ x क्या होगा। तो f ऑफ x होना चाहिए था, क्या होगा, तो 1 + x + x²/2 फैक्टोरियल, मतलब कि डिफरेंशिएट में मैं 1 नहीं, f ऑफ 0 + f ऑफ 1 × h +
एफ ऑफ वन नहीं, मैं एक बातचीत कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स होगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू एच प्लस एफ डबल डैश 0 इंटू एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 इंटू एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एफ 4 टाइम डिफरेंशिएट 0 एट 0 एच 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इस तरह से मतलब कि एच रेस टू आई एफ आई टाइम डिफरेंशिएशन 0 अपॉन आई फैक्टोरियल का सिग्मा, ऐसा भी आप उसको जनरलाइज कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर x आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेम देखो, आपको e के ऊपर आप x माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए h बोलो, तो ये आपको दिया क्या है, आपको दिया है h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच क्यूब बाई 3 माइनस एच 4 बाई 4, ऐसा इनफाइनाइट तक। तो आपने ये अभी तो प्रिपेयर किया था, ये क्या था, तो आप बोलोगे सर ये तो log ऑफ, यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, नीचे फैक्टोरियल नहीं है, सारी चीजें जा रही है, तो ये 1 प्लस एक्स है सर। हाँ, तो ये log 1 प्लस एक्स, एक्स के बदले यहाँ पे क्या चल रहा है, तो x माइनस 1, एक्चुअल में ये log 1 प्लस एच है, एच के बदले x माइनस 1, तो ये e रेस टू log ऑफ ये 1 प्लस x के बदले x माइनस 1 चल रहा है, तो 1 1 कट गया, तो ये e रेस टू log x। वापिस इसका आंसर घुमा फिरा के क्या आया, x आया। तो ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग आप में होनी जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अब देखो, आपको ये इनफाइनाइट सीरीज भी कुछ आपको आती होनी चाहिए, जैसे कि आपको 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 1, 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 2 और 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 2, इतना आपको परिचय होना चाहिए। आप जानते हो 1 प्लस एक्स रेस टू एन क्या होता है, आप बोलोगे सर ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब होता है। इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। अगर रैशनल इंडेक्स दिया है तो n के बदले माइनस 1 इसी के अंदर आप सब्सटीट्यूट करो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, n के बदले माइनस 1 रखना है, तो ये माइनस एक्स, n के बदले माइनस 1 रखना है, तो माइनस 1 माइनस 2, तो इनसे 2 बाई 2 कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर, n के बदले माइनस 1 रखना है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो इनसे माइनस 6 बाई 6, तो वो हो गया माइनस एक्स क्यूब अप टू, ऐसा चलता जाएगा। इसी के अंदर x के बदले आप माइनस एक्स रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा चलता जाएगा। इसके अंदर n के बदले माइनस 2 आप रख लो ना, तो ये हो गया 1 माइनस 2x, यहाँ पे सोचो आप माइनस 2 माइनस 3 6 बाई 2, तो 3, तो ये प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 रखो तो माइनस 2 माइनस 3 6 माइनस 4 24 माइनस 24 बाई 6, तो माइनस 4x क्यूब। अब समझ गए होगे 5x4 माइनस 6x5, ऐसा चलता जाएगा। इसी के अंदर x के बदले माइनस x रख लो, तो ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। मतलब आज तो सर मज़ा आ गई, पूरे पैसे वसूल हो गए सर, ये 2 थियरी आपने सिखा दी, इतनी आसान है, सिंपल सी बात। तो ये आपको पता होना जरूरी है। अगर जस्ट पावर में इंक्रीज हो रहा है, कोएफिशिएंट एज इट इज चल रहा है, तो रेस टू माइनस 1 वाला है। अगर साइन भी टोगल हो रही है तो वो सिंपल है कि 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 1 वाला है, और साइन अगर सेम जा रही है तो 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 1 वाला है। और अगर x की डिग्री से एक ज्यादा कोएफिशिएंट चल रहा है, कोएफिशिएंट भी इंटरचेंज हो रहा है और पावर भी इंक्रीज हो रही है, बीच में माइनस चल रहा है, माइनस प्लस ऐसा टोगल चल रहा है, तो वो सिंपल सी बात है कि 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 2 है, और सब प्लस चल रहा है, पावर इंक्रीज हो रहा है और पावर से एक ज्यादा कोएफिशिएंट बन रहा है, तो 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 2 है। अगर आप ये चीज इस तरह से याद रखोगे तो ज्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्रियां तो बढ़ती गई, डिग्री से कोएफिशिएंट एक ज्यादा है, तो मतलब ये -2 वाला है। सारी टर्म यहाँ पे प्लस चल रही है तो बीच में माइनस वाला है, और उसकी चल रही है यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 कट गया, तो अल्टीमेट ये आपको 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस माइनस प्लस हो गया 3 दिया है, तो ये आपको आता है ये 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब दिया है। तो इसके अंदर x रेस टू 5 तो बनता ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा 0, जो यहाँ पे नहीं दिया है, तो आपको क्या चूज करना था, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 74। वापिस देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम दिए हैं, सारी चीजें प्लस दी है, तो ये 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 1 चल रहा है, और उसका चल रहा है स्क्वायर,
तो ये अपने आप हो गया 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 2। अब यहाँ पे बीच में माइनस है तो सारे टर्म प्लस आएंगी, तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे प्लस एक्स आएगा, फिर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब आएगा, फिर यहाँ पे प्लस एक्स 4 आएगा, ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पे 4 है तो कोएफिशिएंट 5 बनेगा, 3 है तो 4 बनेगा, 2 है तो 3 बनेगा, 1 है तो 2 बनेगा, ऐसा कुछ बनता जाएगा। तो इसके अंदर x रेस टू n का कोएफिशिएंट, तो देखो 3 का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का कोएफिशिएंट 5 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू n क्या होगा? तो आप बोलोगे सर वेरी इजी, n प्लस 1। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और इसके साथ ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर पर्टिकुलर 2 हिस्सों में आपने बेहतरीन 75 क्वेश्चन विथ फुल एक्सप्लेनेशन सीखा है। इसको नोट करना ना भूलना, हर छोटी छोटी चीज मेंशन जरूर करना। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बातें होती रहेगी। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, इसके रियल रूट कितने होंगे? तो आपको 3 रेस टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7, 9 का मतलब 3 रेस टू 2 चल रहा है। तो आप यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है तो डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हो। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 आपका 2 चल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 यहाँ पे 0 चल रहा है। 10 तो 5 2 सा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। यहाँ से 2x, वहाँ से माइनस 5, तो यहाँ से बन जाएगा आपका x माइनस 1 0 चल रहा है। तो या तो x आपका 5/2 होगा या तो x आपका 2 होगा। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो रियल रूट कितने निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2। तो अगर आप दोनों सेशन, पहला सेशन और इसको क्लब करते हो तो 75 अच्छे क्वेश्चन की स्टडी आपने कर ली है। हर छोटी छोटी बात आप जरूर से सीखोगे, मेंशन भी करोगे, और आगे के सेशन में अगर कोई पुरानी बात आती है तो झट से आप अप्लाई भी करोगे। बस इस आशा के साथ ये सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। फ्यूचर में अपनी वापस मुलाकात होगी, जिसके अंदर और बेहतर क्वेश्चन की स्टडी हम करने वाले हैं। आई होप आप सबको अच्छा जरूर लगा होगा। ऐसे स्टडी करते रहिएगा। मिलते हैं फ्यूचर में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।